बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को CS201 इंट्रोडक्शन टू जो प्रोग्रामिंग है उसकी कंप्लीट मिड टर्म की प्रिपरेशन करवाऊंगा और आपको कंप्लीट A to Z गाइड करूंगा कि किस तरह से आप जो है वो CS201 इंट्रोडक्शन टू में जो प्रोग्रामिंग का जो सब्जेक्ट है उसकी अच्छी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं और 100% मार्क्स जो है वो कैसे मिड टर्म में गेन कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने हमारी वेबसाइट पे जाना है और हमारी वेबसाइट पे आपने सबसे पहले दो चीज़ें डाउनलोड करनी है और उसके बाद फिर देन तीसरा सेकंड स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए CS201 के ऑफिशियल हैंडआउट्स। ठीक है, वो आपको कहाँ से मिलेंगे? वो आपको हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट kstlearningweb.blogspot.com पर आप आएँ। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। आप सिंपली जब हमारी वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे एक ऑप्शन है हैंडआउट्स का। आप सिंपली हैंडआउट्स वाले ऑप्शन पर जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पर दोस्तों आपको लिखा हुआ मिलेगा CS201 हैंडआउट्स। इसके अलावा अदर CS के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके हैंडआउट्स भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है कि CS502 एंड CS506 के KST लर्निंग के अपने जो ऑफिशियल हैंडआउट्स हैं हाईलाइटेड वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे CS201 के जो ऑफिशियल हैंडआउट्स हैं इनको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जब दोस्तों आप हैंडआउट्स को डाउनलोड कर लेंगे तो हैंडआउट्स के अंदर लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 18 मतलब पहले 18 लेक्चर आपने मिड टर्म के लिए जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि बहुत से लोग आपको ये कहते हैं कि जनाब आप सिर्फ पास्ट पेपर कर लो तो आप कामयाब हो जाओगे, लेकिन दोस्तों KST लर्निंग कभी भी आपका नुकसान नहीं करता। KST लर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा आपको A to Z 100% एग्जैक्ट गाइड करता है अल्लाह पाक के फजल करम से। दोस्तों आप लोगों को मैं ये गाइड करूँगा कि आप लोग कभी भी सिर्फ पास्ट पेपर पर मुनहसिर ना रहा करें। उसकी रीज़न ये है कि जो दोस्तों पास्ट पेपर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो 2011, 2010, 2007 या 2008 के पास्ट पेपर्स हैं। जो अभी लेटेस्ट पेपर हो रहे हैं उनमें से थोड़ा पार्ट जो है वो आपके प्रीवियस पेपर में से आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपने पास्ट पेपर किया है उसमें से 100% पेपर आपका उसी में से ही आएगा। अगर ऐसा होता हो तो दोस्तों फिर कोई भी बच्चा जो है वो हैंडआउट से प्रिपरेशन ना करे, फिर कोई भी बच्चा जो है वो शॉर्ट लेक्चर्स प्रिपेयर ना करे। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप अपने पहले जो 18 लेक्चर हैं, पहले जो 18 लेक्चर हैं वो अपने ऑफिशियल जो हैंडआउट्स हैं वहाँ से अच्छे से प्रिपेयर करें। जब आप वो प्रिपेयर कर लेंगे देन आप पास्ट पेपर को जो है वो रिव्यू करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो पास्ट पेपर को पढ़ने के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि सर जो है वो पेपर के अंदर CS201 के किस तरह से क्वेश्चन जो है वो करते हैं। एक तो आपको ये आइडिया हो जाएगा। दूसरा आपको दोस्तों बेनिफिट ये होगा कि पास्ट पेपर पढ़ने से आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो आपने हैंडआउट से जो प्रिपरेशन की है 18 लेक्चर्स की, क्या वो आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो गई है या नहीं हुई। ठीक है, क्या आप इस काबिल हो गए हो कि आप पेपर में जो है वो जाकर अपना पेपर सॉल्व कर सको। तो ये फ़ायदा होता है पास्ट पेपर पढ़ने का। पास्ट पेपर पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि मतलब उसमें से सारा पेपर उसमें से बन के आएगा। हाँ, कोई 20%, 25% आपका पेपर उसमें से आ सकता है या 50 मैक्सिमम बड़ा भी छलांग लगी तो 50% आ सकता है। मतलब उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिर्फ कहते हैं मैंने सिर्फ पास की मार्क्स लेने हैं, उनके लिए पास पेपर जो है वो ठीक है वो पढ़ सकते हैं। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि अनलकीली दोस्तों कोई भी क्वेश्चन पास पेपर में से नहीं आता। सो फिर आप क्या करेंगे तब? तो इसलिए बेहतर ये है कि आप दोस्तों हम हैंडआउट से जो है वो प्रिपरेशन पहले किया करें अच्छे से सारी। अब बात करते हैं कि ये जो हैंडआउट्स को मैंने आपको बता दिए कि ये हैंडआउट डाउनलोड करो और यहाँ से प्रिपरेशन करो अच्छे से। अब बात करते हैं कि इन हैंडआउट्स के अंदर जो पहले 18 लेक्चर्स हैं उनकी शॉर्ट लेक्चर्स आपके लिए कौन से बेनिफिट रहेंगे, कौन से ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। दोस्तों उसके लिए आपके पास सबसे ज़्यादा अच्छे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो अपने ऑफिशियल लेक्चर्स हैं उनके बाद, मैं उनसे पहले नहीं कह रहा, उनके बाद आपके पास सबसे जो कमाल के लेक्चर हैं यूट्यूब के ऊपर वो KST लर्निंग के अपने ऑफिशियल चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, जो कि आपको हमारी इस वेबसाइट पे अवेलेबल कर दिए गए हैं। आप सिंपली जब हमारी वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों आने के बाद आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन मिल रहा है शॉर्ट लेक्चर्स के नाम से। आपने दोस्तों शॉर्ट लेक्चर्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें CS101 की शॉर्ट लेक्चर की प्ले लिस्ट, CS201 की शॉर्ट लेक्चर की प्ले लिस्ट, 202 की, CS301, CS304। तो आपने यहाँ पे CS201 की ये जो शॉर्ट लेक्चर की प्ले लिस्ट है इसमें जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। आप इस प्लेलिस्ट पे जाएं और जो हमने पहले 18 लेक्चर आपको प्रिपेयर करवाए हुए हैं विद कोडिंग, आपने उसको अच्छे से क्लियर कर देना है। क्योंकि आप ये याद रखिएगा कि CS201 में आपको कोडिंग के क्वेश्चन भी आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये हाई कोडिंग का पेपर तो इसमें कोडिंग के क्वेश्चन ही आने हैं।
थ्योरी की थोड़ी आएगी, कोडिंग ज़्यादा आएगी। सो इसलिए आप दोस्तों हमारे जो 18 लेक्चर्स के अंदर हमने अपनी प्लेलिस्ट में जो आपको विद कोड एक एक चीज़ क्लियर करवाई है ना, विद कंसेप्ट के साथ, आपने वो सारी की सारी चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। जब दोस्तों आप हमारे शॉर्ट लेक्चर्स पहले 18 कवर कर लोगे, फिर आपने क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे दोबारा वापस आना है और यहाँ पे आने के बाद वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है पास्ट पेपर्स के नाम से, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मिड टर्म के नाम से। आपने मिड टर्म वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे देखें आपको दोस्तों सारे के सारे मिड पास्ट पेपर मिलेंगे। मास के मिड टर्म पास्ट पेपर मिलेंगे, वकार सिद्धू के मिड टर्म पास्ट पेपर मिलेंगे, अरसलान के मिड टर्म पास्ट पेपर मिलेंगे। इसके अलावा आपको अदर मिड टर्म के सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, आपको मिड टर्म के क्विज़ एंड ग्रैंड क्विज़ मिलेंगे, और आपको मिड टर्म्स के एग्जाम पेपर्स भी यहाँ पे अवेलेबल किए गए हैं। आप यहाँ पे जाके चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लेट्स से अगर दोस्तों मैं मॉस के मिड टर्म के पेपर पे अगर जाऊँ तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, तो आपको ये ले जाएगा कुछ इस तरह की वेबसाइट पे जहाँ पे आपको मॉस के सारे पेपर मिल जाएंगे। आप यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखें पहले ही लिंक है CS201 मिड टर्म MCQ सॉल्व विद रेफरेंस बाय मॉस। आपने इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी, जो मॉस की अपनी CS201 की मिड टर्म की MCQs की जो फाइल है। लेकिन दोस्तों इसमें दो चीज़ें याद रखिएगा कि एक तो बात मैंने आपको ये कह दी कि आपने सबसे पहले शॉर्ट लेक्चर्स प्रिपेयर करने हैं, उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। पहले शॉर्ट लेक्चर्स प्रिपेयर कर लें, उसके बाद फिर आप अपना सिर्फ आइडिया क्लियर करने के लिए कि पेपर किस तरह से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर आता है, और एक अपनी ये चेकिंग करने के लिए कि आपको अच्छी से प्रिपरेशन हो गई या 18 लेक्चर की ये नहीं हुई, उसके लिए सिर्फ मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने पास्ट पेपर जो है वो एक दफ़ा गो थ्रू कर लेने, एक दफ़ा स्टडी कर लेने हैं, ठीक है जी। तो दो बातें बार बार कह रहा हूँ, पास्ट पेपर पे इन्हिसार नहीं करना। पास्ट पेपर में इन्हिसार इसलिए नहीं करना, दो रीज़न है उसकी। पहली रीज़न कि आपका सारा पेपर पास्ट पेपर में से नहीं आता, 20%, 25% या मैक्सिमम 50% पेपर बड़ी आता है पास्ट पेपर में से आता है, अदरवाइज सारा पेपर पास्ट पेपर में से नहीं आता। एक तो रीज़न ये है पास्ट पेपर पर मुनहसिर ना होने की। दूसरी दोस्तों जो रीज़न है वो ये है कि ये जो आपके पास्ट पेपर मुआज के हैं या वकार सिद्धू के हैं, इसमें बहुत सी मिस्टेक्स हैं, इसमें बहुत सी आंसर जो है वो गलत दिए गए हैं। सो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब आपने शॉर्ट लेक्चर्स की अच्छे से प्रिपरेशन की होगी ना, तो आपको पता होगा कि ये जो मुआज ने शॉर्ट लेक्चर के अंदर, सॉरी अपने पास्ट पेपर के अंदर ये जो आंसर दिया हुआ है ये बिल्कुल रॉन्ग है। इस तरह वकार सिद्धू ने जो आंसर दिया हुआ है ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। ये जो है वो अरसलान ने आंसर दिया हुआ है ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। जैसे मैं आपको अभी लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मुआज के जो पास पेपर है उसके अंदर मैं आपको गलती निकाल के दिखाऊंगा MCQs के अंदर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब। तो सबसे पहले मैंने आपको ये तो गाइड सारा कर दिया है कि आपने कौन कौन सी प्रिपरेशन करनी है, कैसे करनी है, सारा मैंने आपको A to Z गाइड कर दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों थोड़े से MCQs की। कि दूसरी जो बात मैं आपको कर था कि बहुत सी फाइल्स ऐसी आपको मिलेंगी जिसमें बहुत सी मिस्टेक्स होंगी, तो आप अगर शॉर्ट लेक्चर्स की प्रिपरेशन नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ पास्ट पेपर पर इन्हिसार करेंगे, तो आपका नुकसान होगा बहुत बड़ा। पहला नुकसान क्या हुआ कि आपका मैक्सिमम जो है बड़ी भी छलांग लगी तो 50% पेपर सॉल्व होगा पास्ट पेपर को करने के बाद। ये भी तब कह रहा हूँ अगर 50% पेपर आए, वरना 20-25% पेपर से ज़्यादा पेपर नहीं आता पास्ट पेपर में से, ठीक है। दूसरा नुकसान आपको क्या होगा कि फ़र्ज़ करें जी आपने कहा अच्छा जी मुआज की फ़ाइल है, तो मुआज का तो बड़ा ही अथेंटिक सोल्यूशन होता है। अगर आप इसी चक्कर में रहेंगे ना तो क्या होगा, बोला कि जो मुआज ने आंसर दिए होंगे आप वही जाके पेपर में लगा दोगे, तो अनलकीली क्या हुआ कि आपके मार्क्स कट गए। क्यों कटे? क्योंकि मुआज ने गलत आंसर दिए हुए थे। बहुत से आंसर यहाँ पे गलत भी हैं MCQs के अंदर। तो आपने जो कि कहा कि आपने ये माइंडसेट बना लिया कि जी मुआज जो है वो तो बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर देता है, लिहाजा जो है ना हम तो इसी पे इन्हिसार करेंगे, तो ये बात बिल्कुल रॉन्ग है। कभी भी किसी पर इतना ट्रस्ट नहीं करते। सबसे पहले अपने ख़ास तौर पे एजुकेशन के मामले में कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते भाई। सबसे पहले अपने कंसेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या ये बंदे ने जो आंसर दिया हुआ है क्या, फिर वेरीफाई करते हैं। लेट्स जैसे यहाँ पे एक ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, जो MCQs दिया गया है, इसको पहले आप वेरीफाई करें जाके अपनी कंसेप्ट्स के साथ जो आपको सिखाए गए हैं। यहाँ पे इसको सबसे अच्छी बात है इसको वेरीफाई करें हैंडआउट्स के ऊपर जाकर, क्या आपको ये जो बात कही गई है क्या ये बिल्कुल ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ यहाँ पे MCQs करवाता हूँ, तो बाकी फिर आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखें, इन ऑर्डर टू गेट 256 फ्राम द नंबर 2568, मतलब वो कह रहे हैं जनाब ये आपके पास एक वैल्यू है, इस वैल्यू में से आपने ये वाली वैल्यू हासिल करनी है। तो कहता क्या करेंगे, वी डिवाइड दिस नंबर बाय 10। कहता हम क्या करेंगे, फिर हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे 10 के ऊपर। जब दोस्तों आप किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हो ना किसी नंबर के ऊपर, तो आपके पास जो आंसर आता है वो कौन सा आता है, क्वेश्चन, उसे कहते हैं क्वेश्चन। जब आप किसी भी वैल्यू को किसी भी दूसरी वैल्यू पर डिवाइड करते हो तो आपके पास जो आंसर आता ना उसको हम कहते हैं क्वेश्चन।
और जो आपके पास रिमेनिंग बचता है ना, जो आपके पास रिमेनिंग बचता है, जैसे मैं आपको अगर यहाँ पे पेंट पे लेके जाऊँ और आपको यहाँ पे बताऊँ, तो आपको अभी मैं यहाँ पे देखना समझाता हूँ, देखना ज़रा गौर कीजिएगा। अगर आप किसी भी वैल्यू को डिवाइड करो तो आपके पास आंसर क्वेश्चन आता है, और अगर आप किसी वैल्यू का रिमाइंडर लो तो आपके पास हाँ रिमाइंडर मार लो कुछ इस तरह से। देखो अगर आप दोस्तों मान लो आपके पास एक वैल्यू है 4 और आप इसको डिवाइड करो 2 के ऊपर, तो दोस्तों जो आंसर आएगा ना, जो आंसर आएगा, ये जो आंसर आया 2, दिस इज़ अ क्वेश्चन, ये क्या है, क्वेश्चन है। और अगर दोस्तों आप इसी 4 को मॉड लेते हो 2 के ऊपर, तो जो आपके पास आंसर आएगा इसको हम कहते हैं रिमाइंडर, इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी भी वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू पर डिवाइड करें तो जो आंसर बचता है उसको हम क्वेश्चन कहते हैं, और अगर किसी भी वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू पर मॉड लें उसका, तो जो आंसर बचता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सर क्या कह रहे हैं, सर कह रहे हैं वी डिवाइड दिस नंबर बाय 10, मतलब सर कह रहे हैं मैं डिवाइड करने लगा हूँ उसको, मतलब जो भी वैल्यू गिवन की गई है यहाँ पे उस वैल्यू को मैं डिवाइड करने लगा हूँ किसके ऊपर, 10 के ऊपर। तो मैंने अभी भी आपको समझाया कि ये बात पल्ले बांध लें, जब भी आप किसी भी वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू पर डिवाइड करते हो तो जो आंसर बचता है उसको क्या कहते हैं, क्वोशिएंट कहते हैं। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि इन चारों जो आपके पास चॉइसेस गिवन है, इनमें कौन सा आंसर ठीक होगा, क्वोशिएंट वाला। तो पहला जी इट्स रिमाइंडर, क्या ये रिमाइंडर है, नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो वो जो आंसर आता है वो रिमाइंडर तो नहीं होता। आगे द नंबर, क्या ये नंबर है, नहीं। इट्स क्वेश्चंट, यस ये क्वेश्चंट है। क्यों, मैंने अभी भी आपको समझाया था कि जब आप किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हो तो आपके पास जो आंसर आता है उसको हम क्वेश्चंट कहते हैं। और अगर आप किसी भी, अगर फर्स्ट करें यहाँ पे एमसीक्यूज में सर चेंज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं वी मॉड दिस नंबर बाय 10, अगर सर यहाँ पे डिवाइड की जगह मॉड कर दें तो फिर यहाँ पे दोस्तों इन चारों में से जो करेक्ट आंसर होना था ना वो कौन सा होना था, ये वाला इट्स रिमाइंडर। क्योंकि मैंने अभी आपको ये बात क्लियर कर दी है कि जब आप किसी भी चीज़ को मॉड लेते हो तो जो आंसर बचता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो मतलब कहने का ये है, देखें इसी स्टेटमेंट में अगर सिर्फ आप यहाँ पे डिवाइड की जगह पे मॉड लगा दोगे ना तो जनाब ये आंसर चेंज हो जाएगा और ये आंसर फिर ये वाला ठीक होगा, इट्स रिमाइंडर वाला। चलें जी, ये मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया। तो ये जो आंसर यहाँ पे इसने लगाया हुआ है ये बिल्कुल ठीक है, मतलब इट्स क्वेश्चन, इसका आंसर इट्स क्वेश्चन ही आएगा, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को डिवाइड करें किसी भी नंबर पर तो आंसर क्वेश्चन ही आता है। अच्छा जी, नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन है जी, द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ डू वाइल लूप इज़। अब देखें यहाँ पे देखें, आपको एक बात समझा जो मैंने स्टार्टिंग में समझाई थी। देखिए अगर आपने हैंड आउट्स नहीं ना पढ़े होंगे तो आपको ये कभी नहीं पता लगना है कि डू वाइल लूप का ठीक सिंटैक्स क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ डू वाइल लूप का ठीक सिंटैक्स क्या होता है। तो पहले मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ आपको। तो जब डू वाइल लूप का जो सिंटैक्स होता है वो होता है, पहले हम लिखते हैं डू, उसके बाद लगाते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग बॉडी, जिसको हम बॉडी कहते हैं, और इस बॉडी के अंदर आप अपनी जो भी स्टेटमेंट्स लिखनी है, अपने स्टेटमेंट्स जो भी अपनी स्टेटमेंट्स लिखनी है वो लगाते हैं लास्ट में सेमीकोलन, और उसके बाद इस बॉडी से बाहर आकर दोस्तों हम एक लगाते हैं वाइल की कंडीशन। ठीक है, इस वाइल के अंदर हमारी होती है कंडीशन, ठीक है, और इसके बाहर होता है ऐसे सेमीकोलन। ठीक है, इसको मैं ऐसे लगा देता हूँ। चलें जी, ये दोस्तों असल जो है सिंटैक्स है किसका, डू वाइल लूप का। अब आपने यहाँ से ढूंढना क्या यहाँ पे कोई ठीक सिंटैक्स मौजूद है। अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले डू वाइल लूप में क्या होता है, डू लिखा होता है। अब यहाँ पे आप ढूंढें कहाँ पे डू लिखा हुआ है, क्या ये पहला जो आंसर है क्या ये ठीक है, नहीं ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखें शुरू में कंडीशन लगी हुई है और कंडीशन नहीं, कंडीशन स्टार्ट नहीं होती डू वाइल लूप। यहाँ पे स्टेटमेंट लगी हुई है ये भी ठीक नहीं है, यहाँ पे वाइल लगा हुआ है ये भी ठीक नहीं है। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डू बॉडी स्टेटमेंट्स और उसके बाद वाइल, उसके बाद कंडीशन, ये बिल्कुल ठीक आंसर इसने लगाया, क्योंकि यस एस से ही होता है। ये मैंने अभी आपको सिखाया कि सबसे पहले डू लिखा होता है, फिर बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स होती हैं, फिर बॉडी से बाहर वाइल के अंदर कंडीशन लगी होती है, फिर सेमीकोलन होता है। ये इसका ट्रू आंसर था और ये आंसर ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज आर इंक्लूडेड इन stdlib.h हेडर फाइल। कहता बताओ आपको ये जो डिफरेंट तरह के ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन से फंक्शन जो है वो इस हेडर फाइल में मौजूद होते हैं stdlib.h के अंदर। तो ये दोस्तों एक स्टैंडर्ड लिब लाइब्रेरी है, हेडर फाइल है। अब इसमें देखें सबसे पहले लिखा हुआ है डबल A2F। ये A2F क्या है दोस्तों, A स्टैंड फॉर आस्की, टू मीन टू और F मीन फ्लॉट। मतलब कहता है अगर आस्की को आपने फ्लॉट में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम ये वाला बिल्ट इन फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद इंट A2I मीन आस्की टू इंट, मतलब अगर आपने आस्की नंबर को, आस्की जो स्टैंडर्ड आपके पास कोड होता है, अगर उसको आपने इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए ये वाला बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया जाता है। ऐसे ही str कॉपी, दोस्तों ये एक ना स्ट्रिंग का बिल्ट इन फंक्शन है जो हमारी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है, मतलब एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करता है।
अब दोस्तों ये बात याद रखिएगा, ये जो str कॉपी है ना, ये स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में मौजूद होता है। ये किस हेडर फाइल में मौजूद होता है? स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में। इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है आपका str कॉपी, ये तो जनाब stdlib में नहीं होता। क्यों? उसकी वजह मैंने आपको बता दी है, क्योंकि ये जो है str कॉपी है, ये चूँकि एक स्ट्रिंग का फंक्शन है और ये किस हेडर फाइल में मौजूद होता है? स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल के अंदर। बाकी फिर कौन से फंक्शन बचे? नेक्स्ट आंसर है जी, सॉरी नेक्स्ट हमारे पास जो चॉइस है वो है जी 1 and 2 ओनली। दोस्तों ये आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो आपका ASCII टू फ्लॉट और ये जो ASCII टू इंट, ये दोनों फंक्शन इस हेडर फाइल में मौजूद होते हैं stdlib.h के अंदर। ठीक है जी, चलें जी, ये भी ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। इफ़ द ब्रेक स्टेटमेंट इज मिस्ड इन स्विच स्टेटमेंट, कहता है अगर जनाब हम स्विच स्टेटमेंट के अंदर अपनी जो ब्रेक स्टेटमेंट है अगर उसको ना टाइप करें, मतलब उसको मिस कर दें, तो क्या होता है दोस्तों? उसमें फिर ये होता है कि अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाओगे तो अगर फर्ज करो आपका एक केस एग्जीक्यूट हो गया ना, तो उसके लिए जो बाकी जो रिमेनिंग केस होंगे ना, वो भी सारे सारे एग्जीक्यूट खुद ब खुद हो जाएंगे, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट दोस्तों ये बताता है कि यहाँ पर ये वाला केस एंड हो गया, अब तुम स्विच की बॉडी से बाहर निकल जाओ। लेकिन चूँकि जब आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाओगे तो क्या होगा बोला? कंपाइलर को ऐसे लगेगा जैसे यहाँ पे, क्योंकि उसे पता ही नहीं लग रहा कि कहाँ पे एंडिंग हो रही है। तो जब उसे पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ पे एंडिंग हो रही है, फिर वो क्या करेगा? जो रिमेनिंग पे सारे के सारे स्विच के अंदर केस लगे होंगे वो उनको भी एग्जीक्यूट कर देगा। इसलिए ये बात याद रखिएगा। और ये एक लॉजिकल एरर है। ये एक क्या है? लॉजिकल एरर वो होता है जो ना तो कंपाइलर फाइंड कर सकता है, ना ही ये कंपाइल टाइम पे रन आपको पता लगता है, ना ही ये रन टाइम पे लगता है आपको। ये आपको लॉजिकल, यानी जब आपकी लॉजिकल एरर आता है, लॉजिकल एरर वो होता है जिसमें आपकी लॉजिकल कोई मिस्टेक होती है। जैसे फर्ज करो आपने करना प्लस था लेकिन कर आपने गलती से माइनस दिया है। इसको दोस्तों क्या हम कहते हैं? लॉजिकल एरर। ठीक है जी, समझ आ गई बात की? मतलब ऐसा एरर जिसको कंपाइलर जो है वो आइडेंटिफाई ना कर सके, पहचान ना सके, उसको लॉजिकल एरर कहते हैं। अब दोस्तों अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट मिस कर दोगे ना, तो उसने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, कहता दिस कंपाइलर विल गिव एरर। क्या कंपाइलर आपको एरर देगा? नहीं। अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट ना भी लगाओ तो कंपाइलर एरर नहीं देता आपको। उसके बाद नो इफेक्ट ऑन प्रोग्राम, कहता क्या इसका प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? हाँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता दोस्तों। अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट ना भी लगाओ तो प्रोग्राम पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद प्रोग्राम स्टॉप्स इस एग्जीक्यूशन, क्या प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है क्या वो स्टॉप हो जाएगी? नहीं, प्रोग्राम से ही चलाएगा। लेकिन नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि हमारा लॉजिकल एरर आने का चांस है। तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है, ये आंसर भी रॉन्ग है, ये आंसर भी रॉन्ग है, ये आंसर भी रॉन्ग है। ये आंसर बिल्कुल ठीक है कि लॉजिकल एरर आने का चांस है। लॉजिकल एरर क्या होता है? करना कुछ था, कर हो कुछ गया। ठीक है जी, चलें जी नेक्स्ट। कहता द डाटा टाइप बिफोर अ फंक्शन नेम रिप्रेजेंट्स इट्स, कहता है अगर हम किसी भी फंक्शन के नेम से पहले जो डाटा टाइप लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रिटर्न टाइप कहते हैं, फंक्शन डाटा कहते हैं, फंक्शन आर्गूमेंट्स कहते हैं, या फंक्शन नेम कहते हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल ठीक आंसर है रिटर्न टाइप। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम जब भी किसी फंक्शन के शुरू पे कोई भी डाटा टाइप लिखते हैं उसको हम रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन कहते हैं। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट। मेंबर फंक्शन टेल जी रिटर्न द करंट लोकेशन ऑफ द डैश पॉइंटर, कहता है मुझे ये बताओ ये जो आपका टेल जी फंक्शन होता है ये आपको किस पॉइंटर की करंट लोकेशन रिटर्न करता है? अब उसने 4 ऑप्शन दिए हैं, टेल पीटीआर की, राइट की, सेक जी की, या गेट की। दोस्तों ये जो आपका टेल जी पॉइंटर होता है ना, ये आपको बेसिकली गेट जो आपका पॉइंटर है ना, इसकी करंट लोकेशन जो है वो रिटर्न करता है। सो यहाँ पे ठीक आंसर है गेट। नेक्स्ट कहता है व्हाट डज 5 और 6 इवेल्यूएट टू इन डेसिमल वेयर और इज बिट वाइज और ऑपरेटर। मतलब वो कह रहा है जनाब अगर आपके पास 5 और 6 हो, ये दरमियान में जो स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही है बेसिकली ये और लॉजिकल ऑपरेटर है। कहता है अगर इनके दरमियान और लॉजिकल ऑपरेटर लगा हुआ है, बताओ कहता है इसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या 6 7 आएगा। तो अब दोस्तों हमने इसका आंसर कैसे बताना है? ये बात याद रखिएगा, जब भी आपके पास जो वैल्यू गिवन हो, अगर वो डेसिमल में हो और उन डेसिमल वैल्यूज़ के दरमियान कोई और लॉजिकल ऑपरेटर लगा हो या कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर लगा हो, तो दोस्तों हम बेसिकली क्या करते हैं? पहले अपनी उस डेसिमल वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी के अंदर। दोस्तों अगर 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करें ना, तो उसका आंसर आता है 0 1 0 1। अगर 6 को बाइनरी में कन्वर्ट करें ना, तो उसका आंसर आता है 0 1 1 0। ठीक है, और यही दोस्तों देखो उसने किया, ये देखो ये वो पहले लिख 0 1 0 1, ये बेसिकली 5 की बाइनरी है। उसके बाद 0 1 1 0, ये 6 की बाइनरी है। अब उसने क्या किया? सबसे पहले दोस्तों उसने 5 को बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर 6 को बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब दरमियान में कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर था? आर का। ये देखो उस इंसान ने बताया भी हुआ है कि दरमियान में आर लॉजिकल ऑपरेटर है बिट वाइज। तो बेसिकली क्या करते हैं कि हम अपनी डेसिमल वैल्यू को पहले
बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उस बाइनरी के ऊपर जो सा लॉजिकल ऑपरेटर लगा हो ना उसको सॉल्व करते हैं। अब देखें राइट साइड से शुरू करेंगे। अब देखें 1 को अगर 0 में, और दोस्तों ये जो आपका लॉजिकल आर ऑपरेटर होता है ना, ये बेसिकली क्या करता है, चीज़ों बाइनरी नंबर्स को आपस में ऐड करता है। तो देखें ये 1 + 0, अगर 1 को 0 में प्लस करें जवाब क्या आएगा 1, उसके बाद 1 और 0 क्या जवाब आएगा 1, 1 + 1 जवाब आएगा 1, क्योंकि आपको पता है ना बाइनरी में यहाँ तो आंसर 0 होता है या 1 होता है, 1 से बड़ा आंसर नहीं होता है। तो 1 को अगर 1 में प्लस करें जवाब 1 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको रीज़न बता दिया कि इसमें आंसर 0 या 1 नहीं होता है। उसके बाद अगर 0 को 0 में प्लस करें जवाब क्या आएगा 0। तो अब दोस्तों आपके पास जो आंसर है बाइनरी के अंदर वो क्या है जी 0 1 1 1। दोस्तों अगर आपके पास बाइनरी के अंदर 0 1 1 1 लिखा हो ना तो ये बेसिकली 7 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक जो आंसर था वो 7 ही था। चलें जी नेक्स्ट आगे जी, known as development C is widely known as development language of dash operating system। कहता है मुझे ये बताओ ये जो C लैंग्वेज होती है ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर को बनाने के लिए ज़्यादा वाइडली यूज़ की गई थी। दोस्तों इसका ठीक आंसर है यूनिक्स, ठीक है। तो लिनक्स, विंडोज़, यूनिक्स एंड मैक ओएस। तो इसका ठीक आंसर है यूनिक्स, क्योंकि दोस्तों जो आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना उसको उसमें ज़्यादातर जो है C लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया उसको बनाने के लिए, ठीक है जी। चलें नेक्स्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे मैंने अभी तक जितने 8 क्वेश्चन करवाए हैं इनमें कोई भी आंसर जो है वो गलत नहीं था, तो फिर आप स्टार्टिंग में ये कह रहे थे कि मुआज़ की फालतू बिल्कुल ठीक नहीं होती, मतलब उसमें कुछ आंसर गलत होते हैं। तो भाई यहाँ पे तो अभी तक कोई आंसर गलत नहीं आया। तो अभी देखना आने लगा, ये देखो आ गया क्वेश्चन नंबर 9 गलत है, करके दिखाऊँ यहाँ पे। चलें ये देखें जी, कहता है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन। ये जनाब आपके पास अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दी गई है, आपने इसको सॉल्व करना है और बताना कि इसमें से ठीक आंसर क्या है। 33, 45, 9 और 30, ठीक है। ये नीचे भी दिया गया 30, इन चारों में से ठीक आंसर क्या है। तो यहाँ पे 200 मुआज़ ने लगाया हुआ है 9, लेकिन मैं इस आंसर को गलत समझता हूँ। क्यों समझता हूँ? क्योंकि दोस्तों ये गलत है ही गलत। आप इस एक्सप्रेशन को किसी भी जगह पे जाके सॉल्व कर लो, आपका आंसर आना ही गलत है, ये 9 नहीं आ सकता कभी भी, ठीक है। मैं बताता हूँ इसमें आंसर क्या आएगा। आंसर इसमें आएगा 33। वो कैसे बोला? प्रूफ करके, अभी आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। चलें जी जनाब, चलते हैं पेंट पे और यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है जनाब 6 + 27 डिवाइडेड बाय 3 × 3। चलें अब इसको करते हैं सॉल्व। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि मैथमेटिक्स का रूल है कि उसमें हम ऑपरेटर की प्रायोरिटी चेक करते हैं कि जिस ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे हाई हो ना सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलें अब यहाँ पे दोस्तों मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे एक प्लस का ऑपरेटर है, एक डिवीजन का ऑपरेटर है और एक मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है। अब इन तीनों में से सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी होती है? दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि मैथमेटिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है। ये नहीं कि मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी हाई होती है। यहाँ पे मुआज़ ने जो आंसर दिया ना वो इसने बोला कैसे दिया है, इसने बेसिकली पहले मल्टीप्लिकेशन किया, मतलब उस बंदे को ये नहीं पता है कि मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी हाई नहीं होती। भाई मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों की सेम प्रायोरिटी होती है मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। सो ये तो जनरल सा क्वेश्चन है, ये तो 5 क्लास की बुक में पढ़ाया जाता है। हम 5 क्लास जो मैथ की बुक है ना उसमें हम ये बात समझाते हैं कि जनाब ये जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है इन दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है। अब एक और बात याद रखिएगा, अगर जनाब आपके एक से ज़्यादा ऑपरेटर जिनकी प्रायोरिटी सेम हो अगर उनको आप सॉल्व करने लगे हो ना तो बोला फिर क्या करते हैं, फिर जनाब लेफ़्ट टू राइट चलते हैं। फिर क्या करते हैं? लेफ़्ट टू राइट चलते हैं। तो लेफ़्ट टू राइट चलते हुए जो सबसे पहले आएगा ना उसको पहले सॉल्व करेंगे। अब देखें चूँकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की दोनों की प्रायोरिटी सेम है, सो अब आप क्या करोगे, अब आप लेफ़्ट टू राइट चलोगे और सबसे पहले जो सा ऑपरेटर आएगा ना मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों में से जो सा ऑपरेटर पहले आएगा उसको पहले सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे मैं लेफ्ट राइट चलूँ तो जो पहले ऑपरेटर आ रहा है वो कौन सा? डिवीजन का। इसका मतलब पहले मैं डिवीजन करूँगा बाद में मल्टीप्लिकेशन करूँगा, ठीक है। चलें जी अब दोस्तों अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो सबसे पहले अगर मैं डिवीजन करूँ तो देखो 6 + 27 को अगर मैं डिवाइड करूँ 3 के ऊपर क्या जवाब आता है? 9। क्या जवाब आता है? 9। उसके बाद मल्टीप्लाई 3 वैसे ही रहेगा। अब नेक्स्ट, अब दोस्तों हमारे पास रिमेनिंग कितने ऑपरेटर बच गए हैं? 2, एक प्लस एक मल्टीप्लिकेशन। अब आपको पता है इन दोनों में हाई प्रायोरिटी किसकी है? मल्टीप्लिकेशन की, क्योंकि प्लस की प्रायोरिटी लो होती है जबकि मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी हाई होती है। इसका मतलब मैं पहले मल्टीप्लाई करूँगा 9 को 3 के साथ, तो 6 वैसे ही रहेगा, प्लस भी वैसे ही रहेगा। उसके बाद 9 3 से मल्टीप्लाई होगा, जवाब आएगा 27। जवाब क्या आया? 27। अब जनाब इस 27 को हम 6 के साथ प्लस करेंगे, जवाब आएगा 33। जवाब क्या आएगा? 33। तो इसका यहाँ पे जो ठीक आंसर था वो था 33 ना कि 9।
तो यही दोस्तों मैंने आपको कहा था कि इसलिए ये एक सबसे बड़ी एक रीज़न ये भी है। पहली तो रीज़न मैं आपको ये बताई कि पास्ट पेपर में से 100% पेपर नहीं आता। दूसरी सबसे बड़ी रीज़न ये कि जब आप यहाँ से प्रिपरेशन करते हो ना, तो चूँकि आपने हैंडआउट से तैयारी नहीं की होती, चूँकि आपने शॉर्ट लेक्चर नहीं लिए होते, इसलिए फिर आपको यही नहीं आइडिया होता कि जनाब ये आंसर ठीक है या गलत है। समझ आ गई बात की। चलें, तो ये आपको मैंने लेकिन लाइव प्रूफ करवा दिया है कि आपकी मुआज की फ़ाइल के अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन गलत प्रूफ करवा दिया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। बाइट्स आर ऑक्यूपाइड। अगर आपको फिर भी यकीन है ना, हो चलें मान लेते हैं जी, फ़र्ज़ करें आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, फ़र्ज़ करें आप कहते हो जी KST लर्निंग हमें तुम्हारी बात पे यकीन नहीं है, हमें मुआज की फ़ाइल पर यकीन है कि मुआज ने जो आंसर लगाया ये 9 बिल्कुल ठीक है। चलें, मैं एक काम करता हूँ जनाब, एक काम करता हूँ, मैं ना यहाँ पे ना C++ के अंदर लाइव आपको करके दिखाता हूँ ये काम। चलें, ये देखना ज़रा, अभी मैं आपके सामने ना ये लाइव करके दिखाता हूँ आपको। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना मैं कंपाइलर को या ये एक्सप्रेशन ना कंपाइलर को देता हूँ और उसको कहता हूँ इसको सॉल्व करो, फिर आप अपनी आंखों से ज़रा आंसर देखिएगा क्या आएगा। चलें जी, यहाँ पे मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ पे चलता हूँ और ये देखिएगा यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए ना इसको रिमूव करता हूँ। यहाँ पे ना डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट और उसके अंदर मैं एक एक्सप्रेशन देता हूँ। क्या आप एक्सप्रेशन दे 6 + 27 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जनाब। चलें, इसका आंसर देखते हैं क्या मैंने जो आंसर निकाला है वो क्या था। मैं कह रहा हूँ इसका आंसर है 33, लेकिन मुआज कहता है इसका आंसर है 9। देखते हैं किसका आंसर ठीक है। यहाँ पे चलें कंपाइल करते हैं और ये देखें कंपाइलर ने क्या आंसर दिया है 33 ना कि 9। इसका मतलब क्या हुआ जनाब, मैंने जो बात की थी वो इसका मतलब गलत नहीं थी, कंपाइलर भी आपको यही जवाब दे रहा है 33। चलें, अब आपको मैंने लाइव प्रूफ करवा दिया, सेव। चलें वापस चलते हैं, अब कहाँ गए थे, अच्छा हम यहाँ पे थे। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये लास्ट एक MCQ करवाने जा रहा है, उसके बाद बाकी आप खुद करेंगे। बल्कि चलें एक और करवा देता हूँ, ये नीचे वाला नहीं बल्कि यही बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कहता है हाउ मैनी बाइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय डिक्लेयरिंग फॉलोइंग अरे ऑफ करैक्टर। कहता है अगर आपके पास ये एक अरे हो, ये वाली कैर STR और उसके अंदर ये प्रोग्रामिंग लिखा हो, तो बताओ कि ये कितने आपके पास जो है वो बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी के अंदर। दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि करैक्टर अरे के अंदर जितने आपके पास नंबर ऑफ़ करैक्टर हो ना, जितनी स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऑफ़ करैक्टर हों, उससे एक अजाफी जो है आपकी बाइट्स ऑक्यूपाइड होती हैं। अब यहाँ पे पहले ये जो आप देखें आपकी स्ट्रिंग में लिखा क्या हुआ है, आपकी स्ट्रिंग में लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो अब आपने इसके नंबर ऑफ़ करैक्टर काउंट कर लेने हैं। तो प्रोग्रामिंग के अंदर कितने करैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आप सोच होंगे जनाब यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग के अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर जो नंबर ऑफ़ करैक्टर हैं वो तो 11 है, तो इसका ठीक आंसर तो 11 होना चाहिए था, क्योंकि जितने आपकी स्ट्रिंग में नंबर ऑफ़ करैक्टर हों वही उसके नंबर ऑफ़ बाइट उतनी वो बाइट्स ऑक्यूपाई करवाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आंसर ये 12 बिल्कुल ठीक है। 12 ठीक कैसे है, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप अपनी मेमोरी के अंदर कोई भी स्ट्रिंग स्टोर करवाते हो ना, तो उस स्ट्रिंग के लास्ट पे एक नल करैक्टर भी स्टोर होता है जिसको हम \0 कहते हैं। ये नल करैक्टर हम क्यों स्टोर करते हैं, क्योंकि दोस्तों बेसिकली ये नल करैक्टर ही हमारे कंपाइलर को या मेमोरी को ये बताता है कि यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग जो है वो क्या हो गई है, एंड हो गई है। तो चूँकि आपकी ये जो स्ट्रिंग थी प्रोग्रामिंग, इसके अंदर 11 करैक्टर ये वाले और एक ये जो नल करैक्टर आपने स्टोर करवाया जो आपको ये बताएगा कि यहाँ पे आपकी ये वाली स्ट्रिंग एंड हो गई है, इसको मिलाकर कितने हो गए, टोटल 12 हो गए। तो ये बात याद रखिएगा कि आइंदा से जब भी आपको ये पूछा जाए, आपको कोई भी एक स्ट्रिंग दी जाए और आपको कहा जाए कि बताओ ये कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई कराएगी, तो आपने क्या करना है, उस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी नंबर ऑफ करैक्टर होंगे ना उनको आपने काउंट कर लेना। काउंट करने के बाद उसमें +1 करना है। +1 क्यों, क्योंकि ये जो आपकी नल करैक्टर है इसको स्टोर करने के लिए, ठीक है जी। और एक और चीज़ दोस्तों याद रखिएगा कि आपके जो स्ट्रिंग होती है ना उसमें स्पेस भी काउंट होती है। मान लो अगर आप यहाँ पर लिखा हो ना, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो और आगे स्पेस लगा के वर्ड लिखा हुआ है, ऐसे स्पेस लगा के लिखा हो वर्ड, तो दोस्तों इसमें आप काउंटिंग कैसे करोगे, इसमें आप ये जो स्पेस है ना इसको भी इंक्लूड करोगे। ये बात याद रखिएगा, स्पेस भी इंक्लूड होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ये हो गए।
ये स्पेस में लगा कितने कैरेक्टर हो गए 11, और एक ये जो नल कैरेक्टर है ये लास्ट पे ये स्टोर होगा, तो कितने हो गए 12। तो यहाँ पे भी इस अगर हेलो वर्ड में स्टोर करें दोस्तों, इसका भी आंसर क्या आएगा, ये भी कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई करवाएगा, 12 ही जो बाइट्स हैं वो ऑक्यूपाई करवाएगा मेमोरी के अंदर। चलें जी, तो बाकी आप खुद करिएगा, ये बस मैंने आपको एक हिंट देना था कि कैसे इनको सॉल्व करते हैं। चलिए अब चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों पेपर में आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि जिसमें आपको कहा जा सकता है कि बताओ, आपको कोड दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इसमें जो है ना वो हमें क्या फाइंड करके दो, आउटपुट फाइंड करके दो, कुछ इस तरह से। देखें कहता है फाइंड द आउटपुट, तो आपको पेपर में एक कोड दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इसकी आउटपुट बताओ क्या आएगी। तो आउटपुट बताने के लिए या एरर बताने के लिए दोस्तों आप डेव C++ IDE का वहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप IDE का इस्तेमाल करेंगे तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। आपको मैंने उस दिन अभी बताया था कि लाइव पेपर के दौरान आपने जो है वो MS ऑफिस के अलावा, मतलब MS वर्ड, MS पावरपॉइंट और MS एक्सेल, इन 3 सॉफ्टवेयर के अलावा किसी भी चौथे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आप पेपर में नहीं कर सकते। समझ आइए बात की। चलें जी, अब यहाँ पे दोस्तों आउटपुट कैसे फाइंड करनी है, बड़ा ईजी है। देखें सबसे पहले ये हेडर फाइल लगी हुई है IOStream, फिर kony.h हेडर फाइल है, फिर यूजिंग नेम स्पेशल लाइब्रेरी लगी हुई है। अगर आप मेरे 18 लेक्चर देख लोगे ना, शॉर्ट लेक्चर, इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें बड़ी ईजी लगने लग जाएंगी, फाइंड आउटपुट या फाइंड एरर। अच्छा अब देखें यहाँ पे int a = 4 एंड b = 2। बेसिकली इस लाइन के चलने से क्या होगा कि a जो वेरिएबल है, a बेसिकली एक इंट टाइप का वेरिएबल मेमोरी में बन जाएगा, उसमें वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी 4, और उसके बाद b एक वेरिएबल बन जाएगा, उसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी 2। इतना हो गया। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी इसका मतलब है a = ++b। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो b है इसके शुरू पे ये प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, जो क्या करता है, अगर दोस्तों आप किसी भी वेरिएबल के शुरू पे 2 दफ़ा ++ लिख दो तो वो उस वेरिएबल की करंट वैल्यू में एक वैल्यू का इजाफा कर देता है। और अगर आप किसी भी वेरिएबल के शुरू पे या एंड पे -2 दफ़ा माइनस लगा दो तो वो जो 2 दफ़ा माइनस होता है वो क्या करता है, वो आप वेरिएबल की करंट वैल्यू में 1 वैल्यू का डिक्रीमेंट कर देता है। अब यहाँ पे देखिए b के शुरू पे क्या लगा हुआ है ++, अब ये क्या करेगा, b की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि अगर ++ शुरू पे लगा हो तो ये वैल्यू पहले ऐड करता है, अगर ++ बाद में लगा हो तो ये वैल्यू बाद में ऐड करता है, पहले वैल्यू साइन करता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे ++ पहले लगा हुआ है तो ये b+ अपने आप को इंक्रीमेंट करेगा। तो b की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, b करंट 2, जब इस 2 में इंक्रीमेंट होगा तो क्या जवाब आएगा 3, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, वो 3 किसको मिल जाएगा a को। तो मतलब जब ये लाइन दोस्तों चलेगी तो a की वैल्यू क्या होगी 3 और b की वैल्यू भी क्या होगी 3 होगी। उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब इसका मतलब b = a++। अब मैंने आपको ये जैसे बताया था कि यहाँ पे देखें अब a के साथ क्या लगा हुआ है ++, ये लेकिन ये ++ पहले वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं वर्क करेगा, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया था कि अगर ++ शुरू में लगा हो, मतलब वेरिएबल के शुरू में लगा हुआ इस तरह से, तो फिर ये पहले ++ करता है। लेकिन अगर वेरिएबल के बाद में ++ लगा हो तो फिर ये उसको इंक्रीमेंट बाद में करता है, पहले वैल्यू असाइन करता है। तो अब भी ये क्या होगा, पहले a अपनी वैल्यू b को असाइन करेगा। तो a के पास क्या वैल्यू है देखिए, अच्छा a की ये वाली वैल्यू नहीं काउंट करनी है अब आपने, क्योंकि जब आपके वेरिएबल में कोई भी नई वैल्यू स्टोर होती है ना तो पीछे वाली वैल्यू डिलीट हो जाती है। अब देखें a में करंट वैल्यू क्या स्टोर है 3, क्या वैल्यू स्टोर है 3, तो ये जो पीछे वाली ओल्ड वैल्यू थी ना 4 वो डिलीट हो चुकी है जनाब अब मेमोरी में। अब आपने ये जो लेटेस्ट वैल्यू है ना इसको काउंट करना है। अब a में वैल्यू पड़ी हुई है 3, ये 3 जाके b में स्टोर हो जाएगा, तो मतलब b में स्टोर हो जाएगा 3। उसके बाद क्या होगा, a बाद में क्या करेगा, जब a ने अपनी वैल्यू b को दे दी उसके बाद a अब अपने आप को क्या करेगा इंक्रीमेंट करेगा, क्योंकि ये देखें लास्ट पे ++ लगा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर किसी वेरिएबल के बाद में ++ लगा हो तो वो पहले अपनी वैल्यू दूसरे वेरिएबल को देता है, बाद में अपने आप को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करता है। अब a अपने आप को इंक्रीमेंट करेगा, तो a की वैल्यू क्या थी 3, उसमें जब इंक्रीमेंट होगा तो क्या हो जाएगा 4, तो a = 4। चलें दोस्तों, अब लेटेस्ट a की जो वैल्यू है वो 4 है, b की वैल्यू 3 है। तो जब उसके बाद ये लाइन चलेगी cout a स्पेस b, मतलब कि ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है भाई a की वैल्यू और b की वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले करो। तो a की वैल्यू क्या 4, तो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा 4, उसके बाद आगे स्पेस लगी हुई है तो स्पेस आएगी, फिर उसके बाद b की वैल्यू डिस्प्ले होगी, तो b की वैल्यू क्या 3, तो 3 डिस्प्ले होगा। समझ आएगी बात की दोस्तों। इस कोड के चलने से जो स्क्रीन पे आउटपुट आएगी वो आएगी 4 स्पेस 3। समझ आएगी बात की। चले नेक्स्ट आगे दोस्तों, ये कोड है एक, और आपको पेपर में कुछ इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है। एक तो ये वाला है ना कि मतलब आपको कहा जाएगा कि एक कोड दिया जाएगा और कहा जाएगा इसकी आउटपुट बताओ। ऐसे दोस्तों दूसरी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है कि आपको एक कोड दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसमें एरर ढूंढ के दिखाओगे इसमें क्या एरर है। तो आपने वो बेसिकली लाइन नंबर बताना होगा और वो एरर बताना होगा कि इसमें एरर क्या है। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्स्ट int a, b। इसका मतलब क्या है कि ये जो a और b हैं ये इंट टाइप के 2 वेरिएबल हैं और उनके शुरू में क्या लगा हुआ है कॉन्स्ट, मतलब ये कॉन्स्टेंट टाइप के इंट वेरिएबल हैं। कॉन्स्टेंट दोस्तों वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते,
एक चीज़। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि जिस लाइन पर आप कांस्टेंट वेरिएबल बनाते हो ना, जैसे हमने लाइन नंबर 23 पर ये दो जो कांस्टेंट वेरिएबल हैं ए और बी, इनको क्रिएट किया है। तो दोस्तों ये बात याद रखिएगा, जिस लाइन पे कांस्टेंट वेरिएबल बनाते हैं ना, उसी सेम लाइन पे उनको वैल्यू असाइन करते हैं, उसी सेम लाइन पे उनको वैल्यू असाइन क्या करते हैं। अगर दोस्तों आप उस सेम जिस लाइन पे आपने ये जो कांस्टेंट वेरिएबल हैं ये बनाए हैं, अगर उस सेम लाइन पे मतलब लाइन नंबर 23 पर ही आप इनको वैल्यू ना दो, बल्कि नेक्स्ट लाइन पे जाके जैसे आप यहाँ पे कर रहे हो ए, नेक्स्ट लाइन पे जाके आप लिखते हो A=10 एंड B=5, तो दोस्तों ये एक रॉन्ग मेथड है। ये यहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा, यहाँ पे आपका एरर आएगा। ये है दोस्तों यहाँ पे एरर। तो बेसिकली यहाँ पे एरर क्या है, एरर बेसिकली ये है कि आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि कांस्टेंट वेरिएबल इनिशियलाइजेशन ऑन द सेम लाइन, ऑन द सेम क्रिएशन लाइन, कि जहाँ पे हम कांस्टेंट वेरिएबल जिस लाइन पे बनाते हैं ना, उसी सेम लाइन पे हम उनको वैल्यू असाइन करते हैं। नेक्स्ट जाकर उनकी वैल्यू ना तो चेंज कर, ना ही उनकी वैल्यू कभी चेंज हो सकती है। एक दफ़ा जो वैल्यू वेरिएबल को मिल जाती है वो वैल्यू वही रहती है, वो दोबारा चेंज नहीं होती। दूसरी चीज़ ये, जो कांस्टेंट वेरिएबल मैंने आपको बताया, इनकी वैल्यू आप कभी भी नेक्स्ट लाइन पर जाके असाइन नहीं कर सकते, बल्कि सेम लाइन पे ही आपने उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करना है। ठीक है जी, समझे की बात की। चलें जी, ये एरर था यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको यहाँ पे एक और कोड दिया गया और कहा गया कि आपने इसमें से एरर ढूंढ के दिखाना है, एरर क्या है इसमें। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेन के फंक्शन के अंदर आप क्या कर रहे हो, आप सी आउट के अंदर एक टेस्ट नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हो। क्या कर रहे हो, एक टेस्ट नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हो। अब यहाँ पे देखिए ये टेस्ट नाम का फंक्शन बना हुआ है, इसमें क्या हो रहा है, इंट A, B दो वेरिएबल है, A को वैल्यू मिल गई 20, B को वैल्यू मिल गई 50 एंड आप क्या कह रहे हो, रिटर्न A+B। मतलब आप कह रहे हो ये जो आपका टेस्ट नाम का फंक्शन है ना, ये क्या करेगा, A और B की वैल्यू को ऐड करेगा और उसके बाद मुझे एक बात बताइए, देखें A के पास क्या वैल्यू है 20 एंड B के पास 50। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो जवाब क्या आएगा, इन दोनों को प्लस करने से जवाब आएगा 70। अब 70 किस टाइप की वैल्यू है, 70 दोस्तों एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है। किस टाइप की वैल्यू है, इंट टाइप की। तो दोस्तों ये बात याद रखिएगा, चूँकि यहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ है, और जब दोस्तों कोई फंक्शन किसी भी टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, तो जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है ना, वो वाली डाटा यहाँ पे आती है शुरू पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे एरर क्या था, एरर ये था, यहाँ पे मैं लिखा हुआ था वाइड। वाइड दोस्तों तब लगता है किसी भी फंक्शन के शुरू पे, वाइड रिटर्न टाइप तब लगती है, तब यूज़ होती है जब आपने कुछ भी रिटर्न ना करना हो, लेकिन चूंकि आप यहाँ से एक वैल्यू इंट टाइप की रिटर्न कर रहे हो, तो यहाँ पे दोस्तों एरर ये है, एरर यहाँ पे एरर आएगा आपका। तो एरर ये है कि यहाँ पे आपने रिटर्न टाइप जो है वो वाइड लगाई हुई है, जबकि आप वैल्यू कौन सी रिटर्न कर रहे हो, इंट टाइप की। तो यहाँ पे आपने इसको ठीक कैसे करेंगे, इसको आपने यहाँ पे वाइड की जगह पे क्या लगाना था, इंट लगाना था, रिटर्न टाइप। ये यहाँ पे एरर था, समझ की बात की। तो इस तरह दोस्तों आपको होंगे इसी तरह के सिंपल इक्वेशन होंगे, जिसमें आपने एरर फाइंड करना होगा और जिसमें आपने आउटपुट फाइंड करनी होगी। ज़्यादा कम्प्लेक्स कोड नहीं होंगे, ऐसे के छोटे छोटे कोड होंगे, समझ आ गई बात की। चलें जी, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से प्रिपरेशन हो गई होगी। आपको मैंने सारा गाइड कर दिया कि सबसे पहले अपने हैंडआउट्स तैयार करने हैं, उसके बाद आपने पास्ट पेपर में से अपना आइडिया क्लियर कर लेना है कि पेपर किस तरह से आता है, और उसके बाद ये जो आपको मैंने बताया ना कि एरर फाइंड कैसे करते हैं, और ये जो आपने आउटपुट कैसे फाइंड करनी है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये भी आपको पेपर में क्वेश्चन आते हैं इस तरह के भी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।